ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है विधि विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जुडिशियल क्रिएटिविटी एंड प्रेसिडेंट। ये कार्यक्रम LLM द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र जुडिशियल प्रोसेस की पहली इकाई पर आधारित है। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मोना पुरोहित। इस कार्यक्रम का ध्वन्यांकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जुडिशियल क्रिएटिविटी एंड प्रेसिडेंट। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के LLM के विद्यार्थियों का हम स्वागत करते हैं। पिछले अध्याय में हमने न्यायिक प्रक्रिया की प्रकृति एवं न्यायिक प्रक्रिया में होने वाले बदलावों के बारे में चर्चा की थी। आज हमारा विषय है टूल्स एंड टेक्निकलिटी ऑफ जुडिशियल क्रिएटिविटी एंड जुडिशियल प्रेसिडेंट, अर्थात न्यायिक सृजनात्मकता के विभिन्न तंत्र एवं तकनीकें एवं उस पर न्यायिक पूर्व निर्णय का प्रभाव। इस विषय का उद्देश्य यह जानना है कि पूर्व निर्णय न्यायिक सृजनात्मकता के तंत्र एवं तकनीकी को किस प्रकार उपयोगी हैं। यह सिद्धांत डिपेंड करता है कि भारत में सेपरेशन ऑफ पावर किस तरीके से है। सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत हमारे सरकार के तीनों अंगों अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अनुसार विधायिका द्वारा विधि निर्माण का कार्य किया जाना है और न्यायपालिका से केवल उम्मीद की जाती है कि वह उन विधियों का निर्वचन करे, अर्थात विधायिका से विधियों के सृजन की उम्मीद नहीं रखी जाती। परंतु आज के कल्याणकारी राज्य में यह वाटर टाइट कंपार्टमेंट में अतः तीनों अंगों को अपनी सीमाओं में रख पाना मुश्किल हो गया और इसी का परिणाम था जुडिशियल क्रिएटिविटी। सर्वप्रथम इस अवधारणा के लिए हम देखते हैं कि किस तरीके के दो सिद्धांत प्रतिपादित हैं। पहला सिद्धांत है न्यायाधीश केवल विधियों की घोषणा करते हैं, अर्थात घोषणात्मक सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत न्यायाधीश विधियों का निर्माण भी कर सकते हैं। वास्तव में पूर्व निर्णय या जुडिशियल क्रिएटिविटी इस दूसरे सिद्धांत पर आधारित है, जिसके आधार पर न्यायाधीश केवल विधियों का निर्वचन नहीं करते अपितु विधियों के निर्माण में भी पोषक होते हैं। अब हम जुडिशियल प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो कि जुडिशियल क्रिएटिविटी का एक टूल है। वास्तव में किसी भी न्यायिक विवाद को निर्णय देते समय तीन तथ्य आवश्यक होते हैं। प्रथम, तथ्य की जानकारी होना। द्वितीय, उन तथ्यों पर लागू होने वाली विधि का ज्ञान। और तृतीय है विधि का सही प्रयोग। इन तीनों स्थितियों में प्रथम बात जो कि इसे संवैधानिकता प्रदान करती है वह है इंग्लैंड में पूर्व निर्णय के लिए प्रतिपादित एस्टर डेसिसिस का सिद्धांत। एस्टर डेसिसिस का सिद्धांत का अर्थ है adhere to the decision, मीन्स आप अपने निर्णय से बंधे रहें, टिके रहें। और इसका मूल उद्देश्य है विधियों के निर्माण करते समय न्यायालय लगातार अपने निर्णयों में परिवर्तन ना करें, एक ही निर्णय लंबे समय तक लागू हो ताकि विधि में एक अनसर्टेनिटी ना रहे, विधि सर्टेन हो जाए, लोगों को उसका एक निश्चितता का ज्ञान हो जाए। इस सिद्धांत का प्रभाव ये हुआ
कि पूर्व निर्णय को विधिक रूप में मान्यता प्राप्त हो गई और यही सिद्धांत भारत में भी लागू होता है। पूर्व निर्णय के सिद्धांत को लागू करने के लिए 2 शर्तें आवश्यक होती हैं। पहला, न्यायालयों का श्रृंखलाबद्ध होना और दूसरी आवश्यक शर्त है निर्णयों का सही रिकॉर्ड संरक्षित किया जाना, सही रिकॉर्ड की उपलब्धता। न्यायालयों की श्रृंखला का अर्थ है उच्च या उच्चतम न्यायालय से निम्न न्यायालयों तक एक श्रेणीबद्ध या श्रेणीकरण किया जाना और इस प्रकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय से निम्न न्यायालय बाध्यकारी हो जाएं। इस संबंध में सेकंड प्रतिपादित सिद्धांत है न्यायालयों के निर्णयों का रिपोर्ट होना। निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों की उचित रिपोर्ट होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि उसी परिस्थिति में उच्च न्यायालय के निर्णयों को निम्न न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकता है जब इनका एक निश्चित तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। यदि हम बात करते हैं न्यायालयों की श्रृंखला को, तो उसके संबंध में हम भारत में न्यायालयों की स्थिति देखते हैं। इंग्लैंड की तरह भारत में भी न्यायालयों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से स्थापित किया गया है। एक उच्चतम न्यायालय है जो कि देश का सर्वोच्च न्यायालय है और इसके उपरांत प्रत्येक राज्य में एक एक उच्च न्यायालय है और हर राज्य में अनेक जिला एवं सत्र न्यायालयों की श्रृंखला भी है। हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 इस बारे में स्पष्ट प्रावधान करता है, जिसके अनुसार उच्चतम न्यायालय के निर्णय भारत राज्य के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं। उच्चतम न्यायालय यद्यपि अपने स्वयं के निर्णयों से बाध्य नहीं होता है, परंतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय उसके सभी उच्च न्यायालयों पर और उच्च न्यायालयों के निर्णय उसी राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालय पर बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं। समान अधिकार वाले न्यायालयों के निर्णय एक दूसरे पर बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखते। उदाहरण के लिए, एक हाईकोर्ट का निर्णय दूसरे राज्य के हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय के निर्णय के लिए बाध्यकारी नहीं होता, न ही हाईकोर्ट या उच्चतम न्यायालय अपने स्वयं के निर्णयों से बाध्य होते हैं। इसी तरह उच्चतर न्यायालय में बहुत सी बेंचों का निर्माण होता है, जैसे सिंगल बेंच, डबल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या हायर बेंच। हायर कोर्ट या हायर बेंच का निर्णय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का निर्णय डबल बेंच पे और डबल बेंच का निर्णय सिंगल बेंच के ऊपर बाध्यकारी होता है। परंतु समान निर्णय रखने वाले या समान अधिकारिता वाले बेंच के निर्णय कभी भी बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखते, अतः उसमें परिवर्तन की संभावना होती है। दूसरी आवश्यकता जिसके बारे में हमने जिक्र किया वह था न्यायालयों की रिपोर्टिंग, अर्थात जो भी निर्णय किसी उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा दिए जाते हैं उनका एक ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। सामान्यतः यह AIR या SCC के रूप में हमारे देश में देखा जाता है, जो कि एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है और जिनको हम लोअर कोर्ट के सामने एक निर्णय के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यदि हम देखते हैं कि पूर्व निर्णयों को कैसे लागू किया जा सकता है या उनकी एप्लीकेशन कैसे होती है, तो हमें इसके संबंध में 2 तथ्य आवश्यक रूप से जानने होंगे। पहला होता है निर्णय को ऑथोरिटेटिव होना और दूसरा होता है परसुएसिव होना। ऑथोरिटेटिव निर्णय अर्थात ऐसे निर्णय जो कि प्राधिकारिक होते हैं, अर्थात जिनका इफेक्ट बाध्यकारी होता है। दूसरे निर्णय होते हैं जो कि परसुएसिव इन नेचर होते हैं, अर्थात किसी अन्य न्यायालय द्वारा उसे माना भी जा सकता है, नहीं भी माना जा सकता। उदाहरण के लिए, प्रिवी काउंसिल के निर्णय हमारे उच्चतम न्यायालय के लिए परसुएसिव इन नेचर हैं, अर्थात यदि उच्चतम न्यायालय को ये लगता है कि प्रिवी काउंसिल का कोई निर्णय उनके लिए उपयोगी है तो वह उस निर्णय को ले भी सकते हैं, परंतु ये पूर्णतः उच्चतम न्यायालय के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। वैसे ही एक उच्च न्यायालय का निर्णय दूसरे उच्च न्यायालय के लिए परसुएसिव इन नेचर होता है, मतलब न्यायाधीश के विवेकाधिकार पर निर्भर करता है। परंतु
उच्चतम न्यायालय का निर्णय दूसरे हाईकोर्ट के ऊपर ऑथोरिटेटिव या प्राधिकारिक प्रकृति का होता है और ये बाध्यकारी होता है। यदि पूर्व निर्णय के लिए हम उनके एप्लीकेशन के ऊपर ध्यान दें तो एक तथ्य बहुत आवश्यक होता है और वह होता है कि किस तरीके से पूर्व निर्णयों को लागू किया जाए। इसे लागू करने के भी पहले दो चीजें देखी जाती हैं। पहला वाद जो है उनके तथ्य, अर्थात क्या पूर्व में जो वाद था और जो वाद बाद में आया उनके तथ्यों में कोई समानता है। यदि उनमें समानता है तभी पूर्व निर्णय बाध्यकारी होंगे। दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पश्चात में पूर्व निर्णय जो दिया गया था उसके पश्चात विधायिका द्वारा कोई नया कानून ला दिया गया है और विधि ही पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई। यदि हम तथ्य की जानकारी के बारे में जानते हैं तो सामान्यतः तथ्य जो होते हैं वो डिस्क्रिशन या विवेकाधिकार पर निर्भर करते हैं, क्योंकि कभी भी दो वाद एक समान तथ्य वाले नहीं हो सकते, परंतु उसमें कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती है, क्योंकि तथ्य के साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं कि तथ्य में परिवर्तन हो जाए। जैसे साक्षी कौन से हैं, साक्ष्य क्या है, उनमें से किन साक्ष्य पे विश्वास किया जा सकता है और कौन से साक्ष्य या साक्षी अविश्वसनीय स्तर के हैं या किनको ग्रहण किए जाने की संभावना है। मुख्य रूप से तथ्य दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक तथ्य एवं द्वितीयक तथ्य। दोनों तथ्यों को आपस में जोड़ के ही संपूर्ण निर्णय को परखा जाना होता है। उदाहरण के लिए, यदि ए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कोई रॉन्ग या गलत किया है और उस गलती के साथ दूसरा तथ्य ये डिपेंड करता है कि उसने यह काम जानबूझकर किया है या नेग्लिजेंटली, अर्थात यदि उस व्यक्ति का कार्य नेग्लिजेंटली है तो पूरी तरीके से परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी, और यदि उसमें जानबूझ के किया है तो वो एक क्रिमिनल एक्ट के रूप में जाना जाएगा। अतः तथ्य 1 कि किसी व्यक्ति ने कोई गलती की है और तथ्य दूसरा कि उसने उसे नेग्लिजेंट तरीके से किया है, दोनों एक दूसरे पर परस्पर निर्भर होते हैं और इन दोनों तथ्यों में अगर आने वाले निर्णय में परिवर्तन हो गया है तो इसका एक इफेक्ट न्यायाधीश के विवेकाधिकार पर पड़ेगा। दूसरी चीज हम देखते हैं व्हाट इज लॉ, अर्थात कौन सी विधि पूर्व निर्णय में लागू की गई थी जो कि आने वाले भविष्य लक्ष्य निर्णयों पर भी लागू होना चाहिए, अर्थात केस में संपूर्ण लागू करने योग्य विधि है या नहीं, या उसका कुछ भाग ही, मतलब पूर्व निर्णय का कुछ भाग ही ऐसा है जो कि आने वाली विधियों के ऊपर या आने वाले निर्णयों के ऊपर लागू किया जाएगा। किसी निर्णय में प्रतिपादित विधि जानने के लिए एक निर्णय को हम दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला, संपूर्ण निर्णय को दो भागों में विभक्त करने के लिए पहली चीज होगी रेशियो डेसिडेंडाई, अर्थात निर्णय का आधार, और दूसरा चैप्टर आता है ओबिटर डिक्टर, जिसे हम इतिरोक्ति कहते हैं। रेशियो डेसिडेंडाई जो कि वास्तव में विधि है, निर्णय का आधार अर्थात उस निर्णय को दिए जाने के क्या कारण थे, यही वास्तव में मूलभूत ढांचा है, उस केस का मूल है जो कि आने वाले निर्णयों पे लागू होने योग्य होता है। वे निर्णय जो ओवर रूल हो चुके हैं वे भी अच्छे पूर्व निर्णय नहीं रह जाते, अर्थात यदि पहले से कोई निर्णय दिया गया है और पश्चातवर्ती किसी वाद में उसको अन्य कोर्ट के द्वारा ओवर रूल कर दिया गया है तो भविष्य लक्ष्य निर्णयों पर इसका ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। आपके सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि केशवानंद भारती के केस में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय गोलकनाथ को ओवर रूल कर दिया, अर्थात 1965 में गोलकनाथ द्वारा प्रतिपादित किया गया सिद्धांत केशवानंद भारती के केस में पलट दिया गया, ओवर रूल हो गया, और अब आने वाले न्यायालयों के लिए वास्तव में केशवानंद भारती का वाद ही ग्रहणीय होगा। गोलकनाथ का वाद एक
उपयुक्त या उचित पूर्व निर्णय के रूप में लागू नहीं किया जा सकता। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आता है हाउ टू आइडेंटिफाई द रेशियो डेसिडेंडी, अर्थात निर्णय के आधार का चुनाव कैसे किया जाए। यह वास्तव में बहुत डिफिकल्ट काम होता है क्योंकि हर वाद स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं करता है कि निर्णय का आधार क्या है। निर्णय के आधार का वो कारण होता है जिस पे पूर्ण निर्णय डिपेंड होता है। यदि निर्णय में इसका स्पष्ट उल्लेख है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, परंतु यदि स्पष्ट उल्लेख ना हो तो ऐसी परिस्थितियों में रेशियो डेसिडेंडाई या निर्णय अधिकार को निकालना वास्तव में एक कठिन कार्य होता है। यद्यपि कई बार बाद में आने वाले न्यायालय अपने निर्वचन के द्वारा अर्थात इंटरप्रिटेशन के द्वारा सार रूप से पूर्व में दिए गए निर्णय के आधार को जान लेते हैं। किसी भी निर्णय तक पहुंचने के लिए बहुत से रीजन हो सकते हैं जिन्हें हम रेशियो डेसिडेंडाई और निर्णय आधार कहें। इसे ही अगले निर्णय में अपनाया जाना है। उदाहरण के लिए यदि किसी केस में 4 जजेस हैं और चारों ने एक ही निर्णय पर पहुंचने के लिए अलग अलग आधार और कारणों को स्पष्ट किया है। यदि उनमें से एक जज या किसी भी जज ने अन्य जज के द्वारा दिए गए कारण का विरोध नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में आगे आने वाले वादों में कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि किसी भी जज ने किसी दूसरे के ओपिनियन को रिजेक्ट नहीं किया है और कोई भी अर्थात चारों जजेस के हर ओपिनियन को आप अपने निर्णय का आधार मानते हुए उचित विधि मानते हुए आने वाले निर्णय पर लागू करेंगे। परंतु यदि उन न्यायाधीशों में से किसी भी न्यायाधीश ने अन्य न्यायाधीश के ओपिनियन को या उसके द्वारा दिए गए कारण को अमान्य कर दिया, तब आगे आने वाले वादों में किस निर्णय आधार को चुना जाए यह एक कठिन कार्य हो जाता है। अब हम बात करते हैं ओबिटर डिक्टा अर्थात इतिरोक्ति। वास्तव में किसी भी निर्णय का संपूर्ण भाग ग्रहणीय नहीं होता है। उसका वो भाग जो कि ऑथोरिटेटिव नहीं होता है या जिसे हम बोल सकते हैं जो कि वास्तव में निर्णय का आधार नहीं होता है, विधि का आधार नहीं होता है, परंतु न्यायाधीशों का केवल अभिमत होता है। उसके बारे में उनका अभिमत है जो कि निर्णय का आधार नहीं बन पाया है, उसे हम बोलते हैं ओबिटर डिक्टा। जैसे वर्ड से स्पष्ट है, इतिरोक्ति, अतिरिक्त कहा गया कथन, जो कि कभी भी बाध्यकारी निर्णय के रूप में मान्य नहीं होता है। परंतु हाँ, इसका एक बहुत बड़ा महत्व ये होता है कि आने वाले निर्णयों में इसे परसुएसिव इन नेचर मतलब ग्रहणीय माना जा सकता है। ग्रहण किया जाना या ना किया जाना फिर से न्यायाधीश के विवेकाधिकार पर ही निर्भर होगा। यदि हम बात करते हैं केस के पश्चातवर्ती इतिहास की, तो हम देखते हैं किसी भी रेशिडेंडर की ग्रहणीयता पर केस के बाद में हुआ डेवलपमेंट क्या है। अर्थात यदि बाद में उसी वाद को अपील में, उदाहरण स्वरूप एक हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने कोई डिसीजन दिया हो और वह डिसीजन तब तक यहाँ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनके ऊपर बाध्यकारी है, इसी बीच में वह निर्णय उच्चतम न्यायालय में अपील में चला जाता है और अपील में वह रद्द या रिवर्स्ड हो जाता है। अब वास्तव में मध्य प्रदेश न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय पूर्व निर्णय के रूप में मान्यता नहीं रखेगा। अब यहाँ से केवल वही पोर्शन जो उच्चतम न्यायालय ने एक्सेप्ट किया है, अर्थात मध्य प्रदेश न्यायालय का उतना भाग जो कि उच्चतम न्यायालय द्वारा ग्रहणीय है, एक अच्छा लॉ रहेगा और बाकी सभी चीजें जो उच्चतम न्यायालय द्वारा रिवर्स हो गई हैं वो पूर्व निर्णय के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं रखेंगे। यदि हम अपील में परिवर्तन से भिन्न आधार पर हाईकोर्ट के निर्णय को देखते हैं
तो और स्थिति भिन्न हो जाती है। अर्थात कभी कभी ऐसा भी संभव है कि हाई कोर्ट ने जब तक निर्णय दिया, इसी बीच में हमारी विधायिका के द्वारा कोई एक विधि का निर्माण कर दिया गया और नवीन विधि आ जाने के कारण भी संपूर्ण निर्णय में परिवर्तन हो जाएगा। अब हमारे न्यायालय किसी भी तरीके से पूर्व निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे, क्योंकि वास्तव में परिस्थितियों में ही परिवर्तन हो चुका है। कई बार ऐसा भी संभव है कि आज से 25 साल पहले जिन परिस्थितियों में निर्णय दिया गया था, उन परिस्थितियों में ही आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है और न्यायालय एक ऐसा स्तंभ आधार देते हैं जिसके कारण वो पूर्व निर्णय को मान्य नहीं कर सकते, क्योंकि उससे न्याय से विचलन हो जाएगा। ऐसी ही परिस्थितियों में आपको नवीन निर्णय, जुडिशियल एक्टिविज्म जैसी चीजें दिखाई देंगी, जहां पे न्यायालय इस आधार पे पूर्व निर्णय को मानने से इनकार कर देता है कि परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है, चाहे वो सामाजिक परिस्थिति हो, आर्थिक परिस्थितियां हो या देश की किसी अन्य परिस्थितियों की हम बात करें। अब हम बात करते हैं यदि निर्णय ओवर रूल हो चुके हैं। ओवर रूल हो जाने का अर्थ होता है कि पिछले निर्णय में दिया गया निर्णय आधार डिसअप्रूव कर दिया गया है। मतलब यदि पहले कोई प्रोविजन था और पार्टीज में इतना डिफरेंस हो गया है कि उनमें उसको लागू किया जाना संभव नहीं है। यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट रूप से जाने कि जिन पार्टियों के ऊपर पहले निर्णय हुआ था वो रेस जुडिकेटा के सिद्धांत से बाध्य होंगी, अतः उन्हीं पार्टियों के ऊपर वो निर्णय बाध्यकारी होगा, भले ही वो निर्णय बाद में डिसअप्रूव हो गया है, परंतु डिसअप्रूव निर्णय एक अच्छा पूर्व निर्णय के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यदि हम इसको समरी के रूप में देखना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में जजेस लॉ बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, और जजेस इस लॉ को बनाने या क्रिएट करने में ना ही लेजिस्लेशन को परिवर्तित करते हैं, परंतु वो केवल विधियों का निर्माण उन स्थानों पे करते हैं जहां पे या तो विधियां है ही नहीं या जहां पे विधियां अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। परंतु उनके ऊपर एक लिमिटेशन हमेशा से लगी हुई है, और वो लिमिटेशन है वो विधियों को निर्वचन करने के बाद उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु किसी विधि को अमान्य नहीं कर सकते जो कि विधायिका द्वारा स्पष्ट रूप से दी गई है। कोर्ट का डिसीजन अर्थात कोर्ट की जुडिशियल क्रिएटिविटी और लीगल क्रिएटिविटी दो बहुत अलग चीजें हैं। लीगल क्रिएटिविटी में नए लॉ बनाए जाते हैं जिसके संबंध में तथ्यों का कोई प्रभाव नहीं होता है, परंतु जुडिशियल क्रिएटिविटी अर्थात न्यायपालिका द्वारा सृजनात्मकता एक ऐसा उदाहरण है जहां या तो पूर्व में विधियां नहीं हैं और केवल जो पक्ष न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है उनके संबंध में नया लॉ न्यायपालिका द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, या दूसरा स्थान विधि मौजूद है लेकिन उस विधि में कोई असंगतता है, उसमें कोई बायसनेस है, कुछ उसमें एम्बिग्विटी रह गई है, उस संबंध में नया लॉ का निर्वचन करके उसको स्पष्ट किया जाता है। आपके सामने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है विशाखा का केस। यदि आप विशाखा का केस देखते हैं तो उसके पहले जो भी विमेन वर्क प्लेस पे काम करती थी उनके विरुद्ध होने वाले हैरेसमेंट के लिए हमारे विधायिका के द्वारा कोई भी विधि का निर्माण नहीं किया गया था। लेकिन विशाखा के केस में जब न्यायालय के समक्ष ये वाद आया कि लगातार महिलाओं के साथ वर्क प्लेस में हैरेसमेंट हो रहा है, उनके विरुद्ध हिंसा जैसी कार्रवाइयां हो रही हैं, तो न्यायालय ने अपने हिसाब से जुडिशियल क्रिएटिविटी का एक बड़ा अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया और लंबी लिस्ट दी उन सिद्धांतों की, उन कार्रवाइयों की जिनको राज्य शासन को मान्य करने के लिए बाध्य किया कि हर वर्क प्लेस में किस किस तरीके के उपाय किए जाएं
और किस तरीके की सावधानियां बरती जाएं ताकि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा ना हो पाए या वर्क प्लेस पे उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए। आप उसका ही उदाहरण देख रहे हैं कि 2013 में आपके सामने विमेन के लिए वर्क प्लेस को रोकने के लिए नया अधिनियम आया, जबकि 1997 में आपके सामने केस ने खुद जुडिशियल क्रिएटिविटी दिखाई और एक नया विधि प्रतिपादित की और उसके लगभग 15 या 16 साल बाद लेजिस्लेशन विधायिका द्वारा बनाया जा सका। ऐसा ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा हर जगह जो कि केशवानंद भारती में दिया गया था, वो था आपका बेसिक स्ट्रक्चर, अर्थात संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत। कहीं पे भी विधायिका ने स्पष्ट नहीं किया कि डेमोक्रेसी हमारा एक मूलभूत ढांचा है जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे मूलभूत ढांचा है, हमारा सेपरेशन ऑफ पावर हमारा मूलभूत ढांचा है। इस तरीके के सिद्धांत आपको कहीं दिखाई नहीं देते, यद्यपि यह एक जुडिशियल क्रिएटिविटी का ज्वलंत उदाहरण है जिसके विषय में आज तक विधायिका द्वारा कोई स्पष्ट कानून नहीं है, परंतु हर न्यायालय केशवानंद भारती से बंधा हुआ है, जहां तक कि संविधान का संशोधन भी इस बात पे डिपेंड करता है कि जुडिशियल क्रिएटिविटी के द्वारा किस तरीके से न्यायालय ने नई विधियों का निर्माण किया है। अर्थात वास्तव में पूर्व निर्णय हमारे न्यायिक सृजनात्मकता के आधार स्तंभ है। लगातार इनका बाध्यकारी प्रभाव ही न्यायपालिका को यह आधार देता है कि वो समय समय पे न्याय के आधार पे न्याय को वितरित करने के लिए स्वयं विधियों के निर्माण की आवश्यकता को एक किनारे करते हुए, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, एक लंबा समय लगता है विधायिका द्वारा कानून लाने में, और न्यायपालिका उस अपने टूल को अर्थात प्रेसिडेंट को एक टूल के रूप में उपयोग करती है और जुडिशियल क्रिएटिविटी करके एक नई विधि समाज को देती है जो कि न्याय प्रदान करता है। इस संबंध में कुछ संभावित प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं वो होते हैं, वास्तव में जुडिशियल प्रेसिडेंट या जुडिशियल पूर्व निर्णय क्या होते हैं और उनको किस तरह लागू किया जा सकता है। भारत में पूर्व निर्णय की स्थिति क्या है, जुडिशियल क्रिएटिविटी का अर्थ क्या है और जुडिशियल क्रिएटिविटी के रूप में पूर्व निर्णय किस तरीके से तकनीकी प्रदान करते हैं। इससे संभावित आपसे कुछ प्रश्न ये भी पूछे जा सकते हैं कि ऐसे कौन से वाद हैं जिनमें भारतीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर जुडिशियल क्रिएटिविटी की गई है या दी गई है। आज इस विषय पे हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। अगले विषय में किसी और उपयुक्त सब्जेक्ट के साथ, उपयुक्त टॉपिक के साथ आपसे फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे विधि विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जुडिशियल क्रिएटिविटी एंड प्रेसिडेंट। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थीं डॉक्टर मोना पुरोहित। उद्घोषिका थी अनुराधा। इस कार्यक्रम का ध्वन्यांकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये शैक्षणिक ध्वनि कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।